हेलो हाय, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 सीन 1 और उसका ये होने वाला है पार्ट 1। ठीक है, तो एक्ट 1 का जो सीन 1 है इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में कवर कर रहे होंगे। लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे और मतलब जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिनका मीनिंग टफ है, या फिर कुछ ऐसी सेंटेंसेस जो कि अलग तरीके से यूज़ हुई हैं उस टाइम के हिसाब से, विक्टोरियन एरा के हिसाब से, उसको भी हम आपको समझाएंगे। और इसी के साथ आप शुरू करते हैं, और कुछ बताने को तो है नहीं। तो एक्ट 1 सीन 1 के बारे में, मतलब लाइन में एक्सप्लेनेशन इसका स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये हैं कि एक्चुअली में इस सीन में होगा क्या। इस सीन में जो, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा समरी देने का ट्राई करूँ, तो ये है कि ये जो सीन है ये चल रहा है वेनिस में। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो जगह हैं जहाँ पर ये पूरा सब कुछ, मतलब ये पूरा प्ले टेक प्लेस करेगा। एक है वेनिस और दूसरी है बेलमोंट। तो ये जो पहला एक्ट का पहला सीन है ये टेक प्लेस कर रहा है वेनिस के अंदर। ठीक है, वेनिस की एक स्ट्रीट है, वहाँ पर एंटोनियो खड़ा होता है अपने दो दोस्तों के साथ, सेलरिनो और सेलेनियो। ठीक है, और फिर ये दोनों आपस में ये सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो फिर उसमें एंटोनियो जो है वो कहता है कि मैं थोड़ा उदास हूँ। तो फिर जो सेलरिनो और सेलेनियो हैं वो उसको कहते हैं कि हो सकता है कि तुम इसलिए उदास हो क्योंकि जो तुम्हारी कार्गो हैं, यानी कि जो तुम्हारे शिप्स हैं वो गए हैं सेल करने, वो समुद्र में जा सकता है, तुम उनके बारे में सोच रहे हो कि कब पैसे आएंगे या फिर कहीं मेरी सिर्फ डूब ना जाएं, इस तरीके से तुमको डर लग रहा हो। और फिर जब एंटोनियो से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो लोग उसको और भी कई सारे एक्सक्यूजेस देते हैं या फिर रीजंस बताते हैं कि हो सकता है तुम इस वजह से सैड हो सकता है तुम उस वजह से सैड हो। और फिर ऐसी सारी बातें हो रही होती हैं। उसके बीच में बेसेनियो, ग्रेसियानो और लॉरेंजो के साथ में वहाँ पर आ जाता है। फिर बेसेनियो की बात होने लग जाती है एंटोनियो से, और फिर सेलरिनो और सेलेनियो चले जाते हैं, वो उनका एग्जिट हो जाएगा। फिर जो है ये चार लोग आपस में, यानी कि एंटोनियो, बेसेनियो, ग्रेसियानो एंड लॉरेंजो, ये सारे के सारे आपस में बात करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर ग्रेसियानो का उसमें एक बहुत अच्छा, मतलब उसके बहुत अच्छा पैराग्राफ है जिसमें वो थोड़ा, मतलब कॉमेडी टाइप का वो पैराग्राफ आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद फिर ग्रेसियानो और लॉरेंजो जाते हैं। फिर बेसेनियो एंटोनियो को अपना मेन मोटिव बताता है कि वो क्यों आया था एक्चुअली में। तो उसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि उसको बेलमोंट जाना है ताकि वो पोर्सिया के कास्केट चूजिंग सेरेमनी में क्या बोलते हैं जाए, और वहाँ पर मतलब कास्केट चूज़ करे, और अगर वो जीते तो उसके पोर्सिया से मैरिज हो जाए। तो इसलिए उसको 3000 डकेट्स चाहिए। तो अब 3000 डकेट्स कैसे मिले, क्योंकि एंटोनियो के पास तो पैसे नहीं है। उसके जो सारे पैसे हैं वो सारे उसके शिप्स पे गए, मतलब शिप्स में सामान के पे चले गए। तो अब उसके पास है नहीं। तो फिर एंटोनियो जो है वो बेसेनियो से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम किसी को ढूंढो जो तुमको पैसे दे मेरे स्टेक पे, यानी कि मेरे नाम पे तुमको पैसे दे, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ढूंढना पड़ेगा तुम्हें किसी, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं फिलहाल के लिए। फिर तो मतलब ये इस तरीके से ख़त्म होगा ये जो हमारा पहला सीन है एक्ट 1 का। अब स्टार्ट कर रहे हैं लाइनर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि, और स्टार्ट करने से पहले सब लोग अपनी बुक्स खोल लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ठीक है, तो देखो एक्ट 1 सीन 1। ठीक है, कहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है, वेनिस में। आ स्ट्रीट, ऑन वेनिस आ स्ट्रीट। इंटर, कौन एंटर करता है, एंटोनियो, सेलेरिनो एंड सेलेनी। यस, तो अब देखते हैं एंटोनियो। एंटोनियो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यार पहली लाइन क्या है। एंटोनियो बोल रहा है, इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। इन सूथ का मतलब क्या होता है, इन रियलिटी। सूथ मतलब क्या होता है, रियलिटी। ठीक है, सूथ मतलब रियलिटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो टफ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग लिखता हुआ चलूँगा साथ साथ में। और जिसके पास बुक है उसकी बुक में भी ऑब्वियसली मीनिंग्स लिखे होंगे, और जो टफ वर्ड्स हैं उनकी मैं मीनिंग उनको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो सूथ का मतलब होता है रियलिटी। इन सूथ मतलब इन रियलिटी। आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। तो एंटोनियो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इतना उदास क्यों हूँ। इट वेरीज मी। अच्छा, वेरीज का मतलब क्या होता है, वेरीज का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, वेरीज मतलब परेशान करना। तो इट वेरीज मी, ये मुझे परेशान कर रहा है। कौन परेशान कर रहा है, दुख। जो एंटोनियो का दुख है वो एंटोनियो को परेशान कर रहा है। फिर आगे वो कहता है, यू से इट वेरीज यू। यू मतलब यू किससे कह रहा है, यू वो कह रहा है सेलरिनो और सेलेनियो से। अब इसके पहले हो सकता है सेलरिनो और सेलेनियो में से किसी ने उससे कुछ कहा हो कि मैं भी परेशान हूँ, या फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट रहा हो, जिस स्टेटमेंट के जवाब में एंटोनियो यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि यू से इट वेरीज यू। ठीक है, तो वेरीज का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है,
तो एंटोनियो की स्टार्टिंग की 2 लाइन्स, इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू, यानी कि मुझे रियलिटी में नहीं पता है कि मैं उदास क्यों हूँ, ये जो मेरी दुख है, जो मेरा दुख है, ये मुझे परेशान कर रहा है और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हें परेशान कर रहा है। फिर आगे देखो क्या बोलता है, बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट, लेकिन ये जो मेरा दुख है इसको मैंने कहाँ से पकड़ लिया, या फिर इसने मुझे कहाँ से पकड़ लिया, मुझे ये कहाँ पे मिल गया, या फिर ये कहाँ से आ गया, मुझे नहीं पता। तो अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ यार, दुख है मतलब कोई इंसान थोड़ा ही ना है कि मैंने पकड़ लिया, मतलब इसका अगर वैसे हम लोग समझें तो इसका ये मतलब है कि वो एक्चुअली में कहना चाहता है कि मुझे पता नहीं है कि इस दुख का रीज़न क्या है। जैसे कि उसने स्टार्टिंग में बोला था ना कि मुझे नहीं पता मैं क्यों उदास, तो वही वो कह रहा है कि मुझे अपने इस दुख का रीज़न नहीं, मतलब मुझे ये तो पता है कि मैं उदास हूँ, लेकिन क्यों उदास हूँ, रीज़न क्या है, ये बात मुझे नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है वॉट स्टफ टिस मेड ऑफ। अच्छा, ये जो TIS लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर टिस का मतलब कि इट इज़, ठीक है, इसको इट इज़ तुम समझ सकते हो। जैसे अगर मान लो कहीं पर ऐसे लिखा हो, इट स्टैंड्स फॉर इट इज़, ठीक है, मतलब विक्टोरियन एज उस टाइम पे, शेक्सपियर के टाइम पे इस तरीके से लिखा जाता था। तो व्हाट स्टफ इज मेड ऑफ, मतलब कि ये किस स्टफ से बना है। स्टफ मतलब क्या होता है, स्टफ मतलब किस चीज़ से बना है, यानी कि रीज़न क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्यों है, क्या रीज़न है, क्यों उदास नहीं पता। तो व्हाट स्टफ इट इज़ मेड अप ऑफ, मतलब किस चीज़ से बना हुआ है। वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न, कहाँ से जन्म हुआ है इसका, किसका, एंटोनियो का, नहीं तो उदासी का, उसके दुख का। ठीक है, वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न, कहाँ से आ गया, मतलब मुझे नहीं पता। ठीक है, आई एम टू लर्न, आई एम टू लर्न। अच्छा, अब यहाँ पर आई एम टू लर्न का मतलब होता है कि मतलब मुझे जानना है। अगर इसको एक वर्ड मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पर जैसे बुक्स में लिखा हुआ है आई एम टू लर्न, ठीक है, तो तुम यहाँ पर ऐसे करके येट लगा लो और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आई एम येट टू लर्न। ठीक है, तो मतलब कि मुझे अभी जानना बाकी है कि मैं किस बात की वजह से परेशान हूँ, उदास हूँ, ये मुझे पता है, उदासी की वजह से परेशान भी हूँ, लेकिन उदास क्यों हूँ ये नहीं पता। ठीक है, आगे देखो, एंड सच अ वॉन्ट विथ सैडनेस मेक्स ऑफ मी, और ये जो मेरी उदासी है ना, सच्चा, क्या सच्चा, उदासी, जो उदासी है मेरी, वॉन्ट विट का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, वॉन्ट विट का मतलब होता है एन एब्सेंट माइंडेड पर्सन। बुक में देखोगे, बुक में वॉन्ट विट का यही मीनिंग दिया हुआ है, एन एब्सेंट माइंडेड पर्सन। ठीक है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि एब्सेंट माइंडेड है, यानी कि उसका दिमाग वहाँ उस जगह पर नहीं है जहाँ पर वो खुद, जैसे कि वो अभी इन लोगों के साथ है, अपने दोस्तों के साथ, सेलिनो और सेलानियों के साथ, लेकिन एक्चुअली में उसका माइंड जो है वो कहीं पर और है। तो वो कह रहा है कि एंड सच अ वॉन्ट विट सैडनेस मेक्स ऑफ मी, तो सैडनेस मेक्स ऑफ मी, यानी कि जो मेरी उदासी है ना, ये मुझको क्या बना रही है। यहाँ पर ध्यान से इसका मतलब समझो, एंड सच अ वॉन्ट विट, इसको एक बार के लिए साइड करो और यहाँ पे देखो, इसको और इसको देखना। ठीक है, एंड सच सैडनेस मेक्स ऑफ मी आ वॉन्ट विट, मतलब कि ये जो मेरी सैडनेस है ये मुझको क्या बना दे रही है, वॉन्ट विट बना दे रही है। माई सैडनेस मेक्स मी वॉट, आ वॉन्ट विट। एंड वॉट इज अ वॉन्ट विट, वॉन्ट विट क्या होता है भाई, वॉन्ट विट होता है एक ऐसा इंसान जो कि एब्सेंट माइंडेड हो, उसका माइंड उस जगह पर ना हो जहाँ पर वो इंसान है। समझ आया, क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, डैट आई हैव मच एडो टू नो माई सेल्फ, तो वही वो कह रहा है कि जो मेरी सैडनेस है उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड हो गया हूँ ना, कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, मुझे खुद को ही समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे खुद की ये प्रॉब्लम्स, या फिर मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मतलब कि पहले अगर पैराग्राफ को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है कि एंटोनियो का जो मूड था वो सैड मूड था। और सैड को यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जो वर्ड यूज़ करा जाता है हमारे इसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में, वो वर्ड यूज़ करा गया है मेलनचली, या फिर मेलनकोली, जो भी बोलो, मेलनकली, मेलनचली, जो भी बोलो, मेलनचली मूड, यानी कि सैड वाला मूड। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ से जब भी मतलब क्वेश्चंस बनते हैं तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि एंटोनियो का जो मूड है वो क्या बोलते हैं, एक्ट 1 के सीन 1 के स्टार्टिंग में किस तरीके का था। तो उसमें तुमको ये लिखना पड़ेगा कि जैसे एंटोनियो इज इन अ मेलनचली मूड, और या फिर अगर तुम थोड़ा इलेबोरेट करना चाहो, जैसे मान लो कि थोड़ा अगर तुमको इलेबोरेट करना है, जो कि इलेबोरेट करके लिखना चाहिए तुमको, क्योंकि अगर तुम देखो यार ध्यान से तो नंबर्स इंग्लिश में तभी मिलते हैं, तुम थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करके लिखो। जैसे कि तुमसे पूछा कि एंटोनियो का मूड कैसा था, तो तुम अगर केवल ये लिख दिए ना, जैसे कि मैं बोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ यार, देखो बोल्ड में क्या होता है ना कि वहाँ पे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन होम एग्जाम्स की अगर बात करो तो वहाँ पे टीचर्स थोड़े से नंबर काटते हैं। जैसे अगर तुमने केवल ये लिखा ना कि एंटोनियो इज इन अ मेलनचली मूड, तो वो मान लो 1 नंबर का है तो वो तुम्हें आधा देंगे, आधा हो सकता है काटते हैं, कोई टीचर दे देते हैं बट कोई नहीं देते हैं। तो जैसे अगर तुमको पूरा नंबर चाहिए तो तुम क्या लिखोगे कि एंटोनियो इज इन अ मूड ऑफ मेलनचली एंड ही ऑल्सो से दैट ही डोंट नो द रीज़न ऑफ हिज मेलनचली मूड। अगर तुमने इतना लिख दिया ना भाई, तुम्हारा 1 नंबर पक्का है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था।
पहली बार जब मैं एग्ज़ाम देने गया 9th के हाफ ईयरली का, तो मैंने भी ऐसे ही लिखा कि जैसे एक स्टेटमेंट है तो डायरेक्ट उस स्टेटमेंट का आंसर। नंबर्स बहुत कम आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा, लाइक 50-60% कह रहा हूँ इंग्लिश में। और फिर वो सब पता चला कि थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन करना पड़ता है, थोड़ा सा जब डिटेल में लिखोगे तो फिर नंबर मिलता है। तो इसी तरीके से तुम भी लिखना। चलो अब आगे देखते हैं यार, सेकंड पैरा, ठीक है। सेलरीनो, अब सेलरीनो कौन है? सेलरीनो जो है एंटोनियो का दोस्त है, मैंने पहले ही बताया। तो सेलरीनो, अब देखो सेलरीनो उसको रीजंस दे रहा है। अच्छा, एंटोनियो ने बोला मैं उदास हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों उदास हूँ। अब सेलरीनो उसको बताएगा कि भाई देखो तुम इस वजह से उदास हो, तुम उस वजह से उदास हो, देखो बताना शुरू करेगा। सेलरीनो बोलता है योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन, तुम्हारा दिमाग जो है वो ओशियन के ऊपर क्या कर रहा है? टॉस कर रहा है। सिक्का टॉस करते हैं ना, उस तरीके से। नहीं, उस तरीके से नहीं। योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन, मतलब कि जो तुम्हारा दिमाग है वो समुद्र के बारे में सोच रहा है, ठीक है। टॉसिंग का मतलब तुम यहाँ पर समझ सकते हो, टॉसिंग का मतलब मैं लिखता हूँ, ठीक है। टॉसिंग का मतलब होता है प्रेजेंट होना, ठीक है। तो जैसे कि योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन, यानी कि तुम्हारा दिमाग इस वक्त कहाँ पर, मतलब तुम तो यहाँ पर हो बट तुम्हारा दिमाग कहाँ पर? तुम्हारा दिमाग समुद्र में है, यानी कि तुम सोच रहे हो समुद्र के बारे में। अच्छा, समुद्र के बारे में क्यों सोच रहे हो? आगे देखो। देयर वेयर योर एर्गसीज विथ पॉटली सेल लाइक सिग्नियस एंड रिच बर्जर्स ऑन द फ्लड। देयर कहाँ पे? ओशियन में। वेयर, ओशियन में क्या है? क्या है ओशियन में? कि एंटोनियो क्यों ओशियन के बारे में सोच रहा है? ऐसा क्या है ओशियन में भाई? देखो क्या है ओशियन में। वेयर योर एर्गसीज विथ पॉटली सेल। एर्गसीज मतलब क्या होता है? एर्गसीज मतलब होता है कि जो सामान होता है ना, उसको बोलते हैं एर्गसीज। तो एर्गसीज का मतलब होता है शिप्स। कौन सी शिप्स? मर्चेंट शिप्स, ठीक है। जो मर्चेंट शिप्स होती हैं उनको एर्गसीज से बोला जा रहा है। विद पॉटली सेल, पॉटली सेल का मतलब कि उनमें कुछ सामान रखा हुआ है। क्या सामान रखा हुआ है? ऑब्वियसली वही जो सामान जा रहा है भाई दूसरे देश में, फिर पैसे आएंगे, ठीक है। तो एर्गसीज हैं यानी कि बिग मर्चेंट शिप्स, और उनमें है सामान। लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्जर्स ऑन द फ्लड। अच्छा, सिग्नियर्स एंड रिच बर्जर्स मतलब क्या होता है? देखो सिग्नियर मतलब होता है कि वो इंसान जो कि मतलब कि बहुत ही जैसे कोई जेंटलमैन हो, ठीक है। सिग्नियर्स मतलब जेंटलमैन, ठीक है। और रिच बर्जर्स मतलब अमीर लोग, है ना। तो वो कह रहा है कि जो तुम्हारी जो बड़ी बड़ी मर्चेंट शिप्स है ना, वो ऐसे जब वो समुद्र में चलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा जेंटलमैन जा रहा हो या फिर कोई बहुत ही अमीर आदमी जा रहा हो, इस तरीके से लगता है ना। लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्जर्स ऑन द फ्लड, यानी कि फ्लड के वो क्या है, जो एंटोनियो की जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो फ्लड की क्या है? वो फ्लड की जेंटलमैन हैं या फिर वो फ्लड के रिच मैन हैं जो कि फ्लड पर चल रहे हैं, ठीक है। और एज इट वर द पीजेंट ऑफ द सी, है ना। और एज इट वर, या फिर ऐसा लगता है कि ये सी का पीजेंट हो। पीजेंट मतलब क्या होता है? पीजेंट मतलब जुलूस होता है, ठीक है। पीजेंट मतलब होता है जुलूस, ठीक है। पीजेंट मतलब होता है जुलूस। तो वो बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे शिप्स हैं वो कोई बहुत ही अमीर आदमी हैं या फिर जेंटलमैन है, या फिर ऐसा लगता है कि वो पीजेंट्स ऑफ द सी हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि समुद्र में जब तुम्हारी जहाज़ चलती हैं तो इस तरीके का फील होता है कि समुद्र में कोई बहुत बड़ा जुलूस निकल के जा रहा है, ठीक है। डू ओवर पियर द पिटी ट्रैफिकर्स। ओवर पियर मतलब क्या होता है? ओवर पियर मतलब ऐसे मतलब बगल से निकल जाना, अनदेखा करना, उस तरीके का आप समझ सकते हो। डू ओवर पियर द पिटी ट्रैफिकर्स। पिटी ट्रैफिकर्स मतलब कि जैसे समुद्र है तो वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ छोटी छोटी शिप्स भी होती हैं, शिप्स बोट्स छोटी छोटी, और एंटोनियो की जो शिप्स हैं वो काफ़ी हैवी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि जैसे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी शिप्स हैं वो अमीर लोगों की तरह जा रही हैं, और जो रास्ते में जो छोटे छोटे मतलब कि जो नॉर्मल लोग चल रहे हैं या फिर जो नॉर्मल शिप्स चल रही हैं उनको ऐसे कि हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, इस तरीके से उसको ओवरलुक करते हुए चल रही हैं। देखो लिखा हुआ है ना, डू ओवर पियर द पिटी ट्रैफिकर्स। पिटी ट्रैफिकर्स मतलब कि जो छोटी मोटी शिप्स हैं उनकी बात करें। पिटी ट्रैफिकर्स मतलब छोटी मोटी शिप्स हो गई। ओवर पियर मतलब कि अनदेखा करना, काइंड ऑफ उनके बीच से निकल जाना। that courtesy to them do them reverence as they fly by them with their woven wings. That courtesy to them,
कर्टसी मतलब क्या होता है? कर्टसी मतलब होता है कि जैसे कर्टसी मतलब होता है जब हम किसी को रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट जैसे कोई चीज़ करते हैं ना, जैसे कि कर्टसी देना, कि जैसे मान लो कोई तुम्हारे सामने से जा रहा है, जैसे कि तुम्हारा एल्डर आया तो तुम नमस्ते करते हो, ठीक है, पाँव छूते हो, कर्टसी दे रहे हो, राइट। अगर तुम जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ पर हेलो हाय इस तरीके का हो गया, ठीक है। या फिर जैसे आर्मी में जब किसी को कर्टसी देना होता है, जैसे आर्मी में जो लोअर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो अपर रैंक के ऑफिसर को कर्टसी देते हैं, तो दे मेड सैल्यूट्स, राइट। तो उसको बोलते हैं कर्टसी देना, यानी कि इज्जत देना। तो जो पिटी ट्रैफिकर्स हैं, यानी कि जो छोटी छोटी बोट्स हैं, वो ऐसा फील हो रहा है कि वो उनको कर्टसी दे रही हैं। किसको कर्टसी दे रही हैं? एंटोनियो की जो बड़ी मर्चेंट शिप्स हैं वो कर्टसी दे रही हैं। डू देम रेवरेंस, उनको कर्टसी दे रही हैं, उनको इज्जत दे रही हैं। एज दे फ्लाई बाई देम विद देयर वोवन विंग्स, जब ये एंटोनियो की जो शिप्स हैं वो जब उन छोटी छोटी शिप्स के सामने से निकलती हैं, फ्लाई बाई देम विद देयर वोवन विंग्स, फ्लाई मतलब रियलिटी में उड़ने लगती है, शिप्स है ना, चलेंगी, तो फ्लाई बाई देम विद देयर वोवन विंग्स। वोवन विंग्स जानते हो क्या होता है? देखो जो शिप्स होती हैं ना यार, बड़ी बड़ी, तुमने देखा होगा कि शिप्स ऐसे, जैसे मान लो कि ये हो गई शिप, ठीक है भाई, ये शिप नहीं लग रही है यार, हाँ चलो मान लो जैसे ये शिप है, तो ऐसा शिप में ऐसे ऊपर रहता है, फिर वहाँ पर ऐसे क्या बोलते हैं वो पायरेट्स वाली जो शिप्स नहीं होती हैं भाई, जिसमें ऐसे खूब ऐसे बड़े बड़े से ऐसे लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे जो वाइट वाइट से कपड़ों का जो बन के लगा रहता है ना, इस तरीके से, ऐसा समझ सकते हो कि ऐसे ऐसा ऐसा है ना, इस तरीके से लगा रहता है, 2-3 ऐसे, एक इधर भी लगा रहता है, तो उसको बोलते हैं वोवन विंग्स, ठीक है, उनको कहा जाता है वोवन विंग्स। तो वही होता है, ठीक है। पायरेट्स वाली शिप्स में तुमने देखा होगा, या फिर नॉर्मली जो बड़ी बड़ी सेलिंग वाली शिप्स होती हैं ना, उनमें भी रहता है। तो हाँ ठीक है, वोवन विंग्स का मतलब समझ में आ गया। तो एज दे फ्लाई बाई देम विद देयर वोवन विंग्स, यानी कि जब वो जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो उसके सामने, मतलब छोटी छोटी शिप्स के सामने से अपने वोवन विंग से उड़ते हुए जाती हैं, मतलब एक्चुअली में चलते हुए, उड़ते हुए नहीं, तैरते हुए, तो वो उनको कर्टसी देते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। कौन? जो छोटी शिप्स हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलो यार, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके बाद सेलेनियो क्या कहता है, ठीक है। तो देखो यार, सेलेनियो अब यहाँ पर बोल रहा है कि बिलीव मी सर, किसको बोल रहा है? एंटोनियो को, ठीक है, बड़ी इज्जत दे रहा है, सर्वर बोल रहा है भाई, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर्स फोर्थ। वेंचर्स मतलब क्या होता है? वेंचर्स मतलब होता है बिजनेस। तो मतलब कि वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास भी इस तरीके का बिजनेस होता, मतलब जिस तरीके का तुम्हारे पास है कि तुम्हारी शिप्स समुद्र में हैं, उस तरीके का अगर मेरे पास होता, वेंचर्स फोर्थ मतलब वही कि मतलब मेरे आगे, यानी कि मेरे पास, अगर मेरे पास मतलब तो मेरे पास अगर इस तरीके का बिजनेस होता तो क्या होता? द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स एब्रॉड। अफेक्शंस मतलब होता है कि ठीक है, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस, बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन का मतलब बेटर पार्ट मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है। बेटर पार्ट का मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ माई अफेक्शन, अफेक्शन मतलब दिमाग, समझ सकते हो है ना, कि मतलब मेरे दिमाग का ज़्यादातर हिस्सा है वो कहाँ पर रहता? वुड बी विद माई होप्स एब्रॉड। एब्रॉड मतलब आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, एब्रॉड मतलब आउटसाइड द कंट्री। और होप्स का मतलब वैसे तो उम्मीद होता है, लेकिन यहाँ पर होप्स का मतलब है, होप्स को यहाँ पे कंपेयर किया गया है शिप्स से। क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि यार देखो, शिप्स में क्या है? शिप्स में है सामान। सामान क्या है? सामान जाएगा दूसरे देश में, वो वहाँ पे बेचा जाएगा, वहाँ से पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे यानी कि उस शिप से, उस शिप पर लदे हुए सामान से उम्मीदें रहेंगी ना, किसको? सेलेनियो को, अगर उसके पास होगा तो उसको उम्मीदें रहेंगी, इसलिए उसने यहाँ पे होप्स वर्ड यूज़ करा है। लेकिन तुम इसको होप्स को समझ सकते हो कि होप्स यहाँ पर किसके लिए यूज़ करा गया है? फॉर शिप्स। होप्स जो यहाँ पर है वो शिप्स के लिए यूज़ किया गया, या फिर तुम गुड्स भी बोल सकते हो। गुड्स मतलब वही सामान, ठीक है, हाँ। तो फिर देखो आगे क्या बोल रहे हैं, आई वुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास। मैं क्या कर रहा होता? मैं ग्रास को प्लक कर रहा होता, यानी कि क्या कर रहा होता, मतलब कि ग्रास को क्यों प्लक करेगा भाई? टू नो वेयर सिट्स द विंड। वेयर सिट्स द विंड का मतलब कि हवा किस तरफ बह रही है, ठीक है। सिट्स द विंड का यहाँ पर ये मतलब नहीं कि हवा कहाँ बैठेगी, बैठेगी नहीं हवा भाई, हवा तो बहेगी। तो वेयर सिट्स द विंड का मतलब हवा किस तरफ बह रही है, हवा का जो बहाव है वो किस तरफ है, ये जानने के लिए ये क्या करते, ये कि ज़मीन में जो घास लगी होती है उस घास को ऐसे तोड़ते और ऐसे हवा में ऐसे छोड़ते, तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लो हवा इधर चल रही है, तो ग्रास जो है उसको जब यहाँ पर छोड़ेगा तो थोड़ा सा नीचे जाके वो उधर चला जाएगा, तो उसको हवा का पता चलता है। अच्छा, हवा का पता चला कर वो क्या करेगा?
हवा का पता चलाकर वो ये करेगा कि जैसे जब शिप्स जो हैं वो समुद्र में चलती हैं तो विंड का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ हवाएं चलेंगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन में विंड चलेगी तो शिप को सेल करने में दिक्कत होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी या फिर अगर हवाएं ज़्यादा तेज़ चलने लगेंगी तो फिर क्या बोलते हैं, समुद्र में जो तूफ़ान होते हैं उनका भी खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए वो हवा के बारे में पता करेगा। और क्या क्या करेगा, पियरिंग इन मैप्स फॉर पोल्स एंड पियर्स एंड रोड्स। पियरिंग इन मैप्स मतलब कि मैप में देखेगा, जो मैप होता है, जो समुद्र का जो नक्शा बनना रहेगा उसमें वो हमेशा देखता रहेगा कि पोर्ट्स कहाँ पर हैं। पोर्ट्स तो हम सभी जानते हैं ना, हाँ, पोर्ट्स मतलब कि जहाँ पर जो शिप्स हैं वो जब जाती हैं तो वहाँ पे लगती हैं, फिर वहाँ से सामान उतरता है या फिर लोग होते हैं तो लोग उतरते हैं, वो पोर्ट्स होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पियर्स मतलब क्या होता है, पियर्स मतलब एक्चुअली में हार्बर्स होता है, ठीक है। पियर्स मतलब होता है हार्बर, ठीक है। अच्छा, अब देखो हार्बर और जो पोर्ट्स होते हैं उनमें बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है यार, देखो कि पोर्ट्स जो होता है ना वो बहुत ही मतलब ओपन साइड का होता है, वो क्लोज नहीं होता है। पोर्ट्स में एक्चुअली शिप आई और किनारे पे लग गई तो वो पोर्ट बोलेंगे उसको, जहाँ पे शिप आके लगी तो वहाँ पे ना खूब बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं, ठीक है। और वो जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है और कवर्ड नहीं होता, मतलब कि बाउंड्रीज नहीं होती उसमें। हार्बर के केस में क्या होता है कि वो जो एरिया वो थोड़ा छोटा होता है, वहाँ पे जो शिप्स आती हैं वो थोड़ी स्मॉल साइज़ की आती हैं और वहाँ पर वो शिप आके पार्क कर दी जाती हैं। हार्बर में वो जो शिप्स हैं वो आके पार्क कर दी जाती हैं। मतलब कि वो थोड़ा इनक्लोज रहता है, पार्शली इनक्लोज रहता है, फुल्ली नहीं, फुल्ली कर देंगे तो फिर शिप्स कहाँ से लेकर आएंगे, तो पार्शली वो एरिया इनक्लोज रहता है और वहाँ पे शिप्स को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। छोटी साइज़ की शिप्स वहाँ पर आती हैं हार्बर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे पियर्स का मतलब हार्बर्स है। और रोड मतलब सड़क नहीं, रोड मतलब चैनल समझते हो, टीवी वाला चैनल नहीं यार, टीवी वाला चैनल नहीं भाई। चैनल्स वो होते हैं जो कि जो दो लैंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई मान लो कि यहाँ पे कोई देश है, उस देश का एक निचला पार्ट, फिर एक दूसरा देश है उसका पार्ट, तो उसके बीच का जो समुद्र होगा ना, जो थोड़ा सा उसके बीच में समुद्र का पार्ट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि देखो, जैसे कि ये कोई देश, ठीक है, और एक कोई देश रहा ये, तो ये जो पार्ट है ये इतना, इसमें यहाँ पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ये है वाटर और ये रहा लैंड और ये रहा लैंड। तो ये जो है ना, तो इसमें ये वाला पार्ट है जो बहुत ही पतला सा है ना, इसको बोलते हैं चैनल, ठीक है। तो ऐसे इंग्लैंड और फ्रांस के बॉर्डर के बीच में एक पतला सा चैनल है, उसे इंग्लिश चैनल बोला जाता है। तो इसी तरीके से हर जगह पे चैनल्स होते हैं, ओके, तो इनको बोलते हैं चैनल्स। तो यहाँ पे रोड्स का मतलब रोड नहीं है और चैनल का मतलब टीवी वाला चैनल नहीं है। यहाँ पे चैनल का मतलब क्या मैंने तुम्हें बताया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रोड्स का एक्चुअली में क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो भाई रोड्स का मतलब समझ में आ गया। हाँ, फिर और क्या करता, देखो एक तो करता कि वो हवा का डायरेक्शन चेक करता, दूसरा क्या करता मैप में देखता रहता, और क्या करता एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिस फॉर्च्यून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड। क्या कह रहा है, कह रहा है कि और हर वो ऑब्जेक्ट जो मुझे किसी मिस फॉर्च्यून के बारे में याद दिलवाता, किसके साथ, मेरे वेंचर्स के साथ। वेंचर्स मतलब वही जो शिप्स, जो कंटेनर्स जो जा रहे हैं, उसके जहाज बड़े बड़े, उनके मिस फॉर्च्यून के बारे में अगर कोई चीज़ उसे याद दिलवाती तो उसको डर लगने लगता है, आउट ऑफ डाउट वो उसको सैड करती है। जैसे मान लो कि वो उसने अगर कोई भी चीज़ देखी, कोई ऐसी चीज़ देखी है जिससे उसको कुछ बुरी चीज़ की याद आती है जो उसके शिप के साथ हो सकती है, तो वो उदास हो जाता है, वो ऐसा बोल रहा है। अच्छा, तो सेलेनियो के इतना बोलने के बाद अब सेलरीनो क्या बोलते हैं। देखो सेलरीनो का ये जो स्पीच है ये थोड़ा सा लेंदी है, और इसमें वो क्या बता रहा है, उसमें ये बता रहा है कि मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको याद दिलवाती। इसने बताया कि वो क्या क्या करता अगर उसके पास ये सारी चीज़ें होती। अब जैसे उसने लाइफ लाइन बोली ना कि जो भी ऑब्जेक्ट मैं देखता जो मुझे उस मिस फॉर्च्यून के बारे में याद दिलवाता तो मैं उदास हो जाता, तो सेलरीनो उन्हीं सारे चीज़ों के बारे में बताएगा कि ये चीज़ देखता मैं तो ये आ जाता, वो चीज़ देखता मैं तो ये चीज़ याद आ जाती और मैं उदास हो जाता। देखो सेलरीनो क्या बोलता है, सेलरीनो बोल रहा है कि माई विंड कूलिंग माई ब्रोथ। विंड मतलब क्या होता है भाई, विंड मतलब तो हवा होता है, लेकिन यहाँ पे विंड का मतलब हवा नहीं है। यहाँ पर विंड का मतलब जो जैसे मान लो कि तुम चाय पीते हो, ठीक है, तो चाय पीते हो तो गर्म होते हैं, तो ऐसे आती पी नहीं लेते हो ना, थोड़ा सा फूक मारते हो ना भाई, थोड़े उसको ठंडे करने के लिए, तो वही वो बोल रहा है माई विंड मतलब जो मेरे मुँह से जो हवा निकली, जो विंड है, कूलिंग माई ब्रोथ। ब्रोथ क्या होता है, ब्रोथ मतलब सूप होता है, ठीक है, बुक में लिखा होगा वैसे ब्रोथ का मतलब, ब्रोथ मतलब होता है सूप, ठीक है।
तो मेरी विंड जो कि मेरे सूप को कोल्ड करती है, ठंडा करती है ना, वुड ब्लो मी टू एन एग्यू व्हेन आई थॉट व्हाट हार्म अ विंड टू ग्रेट एट सी माइट डू। वुड ब्लो मी टू एग्यू मतलब कि वुड ब्लो मी टू एग्यू का मतलब कि वो मुझे परेशान कर देती। क्यों परेशान कर देती? भाई यार फूंक रहे हो, चाय ठंडी हो रही, तो उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? देखो क्या बात है, उसके हिसाब से परेशान होने वाली बात ये है कि जो विंड मेरे मुंह से निकलेगी वो विंड मुझे याद दिलवाएगी समुद्र में चलने वाली तेज हवाओं की, जिनकी वजह से कभी कभी तूफान आते हैं और शिप्स पलट जाती हैं, है ना। वॉट हार्म अ विंड टू ग्रेट एट सी माइट डू, कि जो समुद्र में चलने वाली जो खूब विशालकाय जो लहरें बनती हैं, किसकी वजह से? हवाओं की वजह से, जो कि बहुत तेज़ होती हैं, जो कि बहुत ही भयंकर होती हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा माइटफुल होती हैं, बहुत माइटी होती हैं, वो क्या क्या हार्म कर सकती हैं उसके शिप को, ये सोचकर उसे डर लगता है ना। तो ये पहला हो गया। अच्छा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, होम एग्ज़ाम में या फिर वैसे भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिससे डर लगेगा और वो चीज़ उसको किस चीज़ की याद दिलवाएगी। तो उसमें तुमको लिखना पड़ेगा कि जैसे जो उसकी मुंह से निकलने वाली हवा है जो कि उसके सूप को ठंडा करेगी, वो उसको किसकी याद दिलवाएगी? समुद्र में चलने वाली बड़े बड़े तूफानों की। हाँ, और देखो और क्या बताता है, आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन। ये सैंडी आर ग्लास रन क्या होता है यार? वो जो क्या बोलते हैं, बचपन में हम सबने देखा होगा, ऐसे ये देखा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे छोटा सा कैप लगा रहता है, छोटा सा छेद रहता है, और यहाँ पर भाई साहब एक साइड में भर जाती है, यहाँ पे भरी रहती है रेत यानी कि मिट्टी, है ना, और फिर उसको ऐसे पलट देते हैं तो फिर ऊपर से गिरने लगता है, फिर पलटते हैं। तो ये वही पुराने टाइम का क्लॉक के तरीके से यूज़ होता था कि जैसे टाइम पता चल गया कि अच्छा ये कितने देर में, 1 घंटे में खाली हो रहा है, तो इस तरीके से उसको पलटते रहते थे, टाइम का पता चलता रहता था, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो इसी की बात कर रहा है, आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन, क्योंकि वो जो सैंडी आर ग्लास रन मैं नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? बट आई शुड थिंक ऑफ सैलोज एंड फ्लैट्स। जब मैं उसको देखता तो मुझे किसकी याद आती? यहाँ पर देखो बट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बट जो रेफरेंस है वो हम लोगों के वाला नहीं है कि जैसे हम लोग बट यूज़ करते हैं परंतु लेकिन के लिए, लेकिन यहाँ पर बट का यूज़ उसके लिए नहीं यूज़ है, उसका रेफरेंस कुछ अलग तरीके का है, जैसे कि आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन बट आई शुड रिमेंबर अगेन। मतलब कि मैं उसको देखता तो क्या होता, मुझे तुरंत याद आता, है ना। क्या याद आता? आई शुड थिंक ऑफ सैलोज एंड फ्लैट्स। अच्छा, सैलोज एंड फ्लैट्स क्या होता है? सैलोज एंड फ्लैट्स मतलब कि देखो जब जो समुद्र का जो किनारा होता है ना, तो वो सैलो होता है, वहाँ पे वाटर नहीं होता, तो वहाँ पे अगर समुद्र मतलब शिप चलेगी तो धंस जाएगी भाई, फिर उस शिप को कोई समुद्र में नहीं खींच सकता है क्योंकि शिप्स आर वेरी हैवी, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि अगर मैं उसको देखता ना सैंडी आर ग्लास रन को, तो मुझे याद आता जहाँ पे मतलब समुद्र में जो रेत होती है जो कि समुद्र के किनारे होती है, तो कहीं अगर मेरी से वहाँ पे अटक गई तो मुझे उसकी याद आ जाती। अच्छा, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? एंड अच्छा हाँ बता रहा है, और भी बता रहा है, आई शुड थिंक ऑफ सैलोज एंड फ्लैट्स एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉग, है ना, ठीक है। मतलब कि मुझे किसकी याद आती? सैलोज की, और मैं क्या करता? एंड सी माई वेल्दी एंड्रू डॉग इन सैंड, और मुझे क्या लगता? मुझे लगता कि जो मेरा वेल्दी एंड्रू, वेल्दी मतलब अमीर। अच्छा, एंड्रू क्या होता है? एंड्रू एक्चुअली में एक शिप का नाम है जो कि बहुत बड़ा जहाज़ है, ठीक है, बहुत बड़ा जहाज़ था एक टाइम पे एंड्रू, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो मतलब ऐसा एक कॉमन सा टर्म है कि एंड्रयू अगर कोई यूज़ कर रहा है, वेल्दी एंड्रू या फिर एंड्रयू शिप को यूज़ कर रहा है, तो उसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा शिप, बहुत बड़ा जहाज़, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि मैं अपने बड़े ऐसे शिप को देखता कि वो ज़मीन में धंसा हुआ है। वेलिंग हर हाई टॉप्स लोअर देन हर रिप्स टू किस हर बरियल। वेलिंग हर हाई टॉप्स लोअर देन हर रिप्स, यानी कि जो उसकी जो मतलब कि जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट था वो उसके रिप्स से भी नीचे आ जाए। रिप्स मतलब कि जैसे शिप का रिप्स का मतलब होगा कि जो शिप का बिल्कुल लोअर वाला पार्ट होता है ना, तो उसका जो हाई टॉप है वो उसके रिप्स से भी नीचे जाए। कैसे? अगर वो धंस जाएगा ना, तो मतलब कि जो नीचे वाला पार्ट था वो और नीचे चला जाएगा, जो टॉप वाला पार्ट था वो वहाँ पर आ जाएगा, ऐसा वो कह रहा है। और फिर कहता है कि टू किस हर बरियल। बरियल मतलब क्या होता है? बरियल मतलब होता है जहाँ पर जब किसी को दफनाया जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं बरी करना। बरियल मतलब होता है वही शमशान घाट। तो वही वो कह रहा है कि वो अपने बरियल को खुद ही चूम रही होगी, यानी कि मतलब ऐसे धंस गई ना, तो ऐसा वो रेफरेंस दे रहा है कि मतलब खुद ही अपने जो उसकी मतलब जहाँ पे उसकी डेथ होने वाली है, किसकी? शिप की, क्योंकि शिप भाई अब तो गई, शिप एक बार रेत में धंस गई, निकाल नहीं पाओगे तुम उसको, ठीक है, तोड़ ताड़ के निकालो, वो समुच्ची शिप नहीं निकलने वाली है, ऐसा वो कह रहा है। अच्छा, तो ये दूसरा बात। पहला बात क्या है? विंड फूंकेगा तो समुद्र में चलने वाली हवाओं की याद आएगी। दूसरा, अगर टाइम क्लॉक को देखेगा जो सैंड वाली होती है, तो उसको ये याद आएगी कि मेरी कहीं शिप ना धंस जाए। अच्छा, तीसरी क्या चीज़ है?
तीसरी है, फिर वो कह रहा है शुड आई गो टू द चर्च एंड सी द होली एडिफाइस ऑफ स्टोन। एडिफाइस मतलब जानते हो यार, एडिफाइस मतलब होता है बिल्डिंग। लिख नहीं जा रहा है, अभी मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। अभी ऐसे ही बता देता हूँ यार। देखो ये देखो यहाँ पर देखना, बुक में देखना आपने, शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफाइस ऑफ स्टोन। एडिफाइस मतलब होता है बिल्डिंग, स्टोन का बिल्डिंग वो नहीं देख पाता, चर्च जाता तो वो जो बिल्डिंग को देखता तो नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? एडिफाइस मतलब समझ गया ना, बिल्डिंग होती है। हाँ, एडिफाइस ऑफ स्टोन, पत्थर का ही तो बना रहता है। एंड नॉट बीथिंक मी ऑफ डेंजरस रॉक्स। क्यों नहीं देख पाता? एंड नॉट बीथिंक मी। अब जैसे यहाँ पर बट यूज़ करा गया था ना, कि एक्चुअली में बट होता है यूज़ लेकिन के लिए, और एंड होता है यूज़ और के लिए, मतलब और हिंदी वाला, इंग्लिश वाला नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एंड को यूज़ करा गया है कि आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफाइस ऑफ स्टोन एंड नॉट बीथिंक ऑफ मी ऑफ डेंजरस रॉक्स। फिर वो कह रहा है कि अगर मैं जाता तो, अच्छा देखो, एंड नॉट बीथिंक मी ऑफ डेंजरस रॉक्स, अगर मैं वहाँ पर जाकर स्टोन की बिल्डिंग को देखता तो क्या मुझे उन बड़े बड़े रॉक्स की नहीं आ जाती? कौन से बड़े बड़े रॉक्स? एंड नॉट बीथिंक मी ऑफ डेंजरस रॉक्स, मुझे उन बड़े बड़े और डेंजरस रॉक्स की आ जाती। कौन सी? जो कि समुद्र में होती हैं। देखो समुद्र में कई सारी चट्टानें उट्टानें भी होती हैं ना, तो उनसे अगर शिप टकरा गई तो टूट जाएगी तो सामान गया, शिप गई, डूब गई, ऐसा वो कह रहा है। विच टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड। हाँ, वेसल मतलब समझिए, वेसल मतलब शिप। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वेसल, ठीक है। जेंटल वेसल साइड, वेसल्स का मतलब वही हो गया शिप, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मुझे किसकी याद आती? अगर मैं चर्च को देखता तो मुझे याद आती उस क्या बोलते हैं, हैवी डेंजरस स्टोन्स की, जिनकी वजह से मतलब कि जो मेरे शिप के साइड को टच करेंगे, और हो सकता है कि अगर वो टकरा गए तेज़ी के साथ तो मेरी शिप डूब भी सकती है, टूट भी सकती है। अच्छा ठीक है, जेंटल वेसल्स, हाँ। वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम इनरोब द रोरिंग वाटर्स विद माई सिल्क्स। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अब जैसे मान लो कि सिप में उसे क्या जा रहा होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दे रहा है कि अगर मेरे सिप्स में खूब सारे स्पाइसेस भरे होंगे, स्पाइसेस यानी कि मसाले अगर भरे होंगे, तो वो सारे मसाले समुद्र के ऊपर बिखर जाएंगे। या अगर मेरे सिप में सिल्क के कपड़े होंगे तो वो जो सिल्क के कपड़े हैं वो बिखरेंगे और समुद्र पर ऐसे लहरें बना लेंगे। ऐसा लगेगा कि जो समुद्र है वो पूरा ढक गया है सिल्क से, ठीक है। इनरोब द रोरिंग वाटर्स विद माई सिल्क। इनरोब मतलब होता है पहन लेना, रोब मतलब पहन लेना। तो वही वो कह रहा है कि जो समुद्र है, यानी कि जो रोरिंग वाटर है, जो लहरें हैं समुद्र की, ऐसा लगेगा कि वो उन्होंने सिल्क के कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर से छा जाएंगी। एग्जाम्पल्स दे रहा है ना। एंड इन अ वर्ड इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग। एंड इन अ वर्ड मतलब कि एक शब्द बोलते ही, यानी कि वेरी क्विकली। इन अ वर्ड का मतलब क्या होगा? एक शब्द बोलते ही, यानी कि वेरी क्विकली क्या होगा? इवन नाउ वर्थ दिस, मतलब कि अभी इस वक्त इसी क्षण, हाँ, उसकी वर्थ बहुत थी। क्यों? क्योंकि वो टूटा नहीं था, वो जा रहा था आराम से, जाता, उससे पैसे मिलते, तो बहुत वर्थ का था वो सामान। लेकिन मेरे क्या बोलते हैं, मतलब एक शब्द बोलते ही, यानी कि पलक झपकते, यानी कि थोड़े से ही ड्यूरेशन में अगर वो किसी रॉक से टकरा गया तो चीज़ें बिखर गईं, और पिछले ही पल वो बहुत महंगा, बहुत कीमती सामान था, और अगले ही पल उसकी कोई वर्थ नहीं रहेगी, क्योंकि अब तो वो खो गया या समुद्र में डूब गया, तो उसको कौन ही खरीदने बेचने वाला है, तो उसकी कोई वर्थ नहीं रह गई। ऐसा वो बता रहा है, ठीक है। हाँ, एंड नाउ वर्थ नथिंग। अच्छा, और देखो क्या बोलता है, फिर वो बोलता है कि शैल आई हैव अ थॉट टू थिंक ऑन दिस एंड शैल आई लैक द थॉट द सच अ थिंग बिचैंस वुड मेक मी सैड। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसके बारे में सोचता, मतलब कि शैल आई हैव अ थॉट टू थिंक ऑन दिस, अगर मैं इसके बारे में सोचता तो क्या होता? एंड शैल आई लैक द थॉट दैट सच अ थिंग बी चेंज्ड वुड मेक मी दैट। तो वो कह रहा है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो साथ ही साथ में मैं इसके बारे में भी तो सोचूंगा कि मैं उदास हो जाऊंगा। यानी कि वो एक्चुअली में ये कहना चाहता है कि देखो एंटोनियो, मुझे पता है कि तुम क्यों उदास हो, तुम इसी वजह से उदास हो, क्योंकि अगर तुम ये सारी चीज़ें सोचोगे तो तुम जाहिर सी बात उदास होगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो और फिर भी तुम खुश रहो। वही वो देखो यहाँ पे कह रहा है टू थिंक ऑन दिस एंड शैल आई लैक द थॉट, मतलब कि ये चीज़ मैं सोच लूँ और ये जो थॉट है दूसरा वाला, हाँ, सैड करने वाला, उसको वो थॉट मेरे दिमाग में ना आए। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर इसके बारे में सोचेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में, तो दुखी भी होगा, दुखी होने वाला थॉट भी आएगा। वही वो बात वो कह रहा है। फिर आगे वो बोलता है बट टेल नॉट मी, मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है, मैं बहुत तेज हूँ भाई। टेल नॉट मी,
आई नो एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज। अब वो कह रहा है लेकिन नहीं, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ यार, मुझे तो पता ही है कि तुम उदास इसलिए हो क्योंकि तुम अपने शिप्स के बारे में सोच रहे हो। थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब वही शिप्स, ठीक है। तो बस यार आज अब यही मतलब कि अभी क्या बोलते हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, थोड़ा सा केवल 4 पैराग्राफ पढ़ा है, तो पार्ट 1 को यहीं पर हम लोग रैप अप करेंगे और अब पार्ट 2 में मैं इसके आगे से पढ़ाऊँगा और मोस्ट प्रॉब्ली 3 पार्ट्स लगेंगे। हाँ 3 पार्ट्स में हम लोग कर लेंगे। थोड़ा अगले पार्ट में थोड़ा सा स्टार्टिंग से पेस पकड़ेंगे। आज मैंने बहुत तेज़ नहीं खींचा है क्योंकि पहला लेक्चर था, कई सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं समझ में आती हैं क्योंकि यार वर्ड्स काफ़ी टफ होते हैं या फिर उस टाइम का लैंग्वेज के हिसाब से काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए आज मैंने थोड़ा पेस धीरे रखा है और स्टार्टिंग के लगभग कि एक्ट 1 तक जो पेस है वो थोड़ा लाइक स्लो रहेगा। एक्ट 2 से हम लोग स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि तब तक तुम लोग को भी वर्ड से काफ़ी फेमिलियर हो जाओगे, है ना, और क्या बोलते हैं कि वर्ड से फेमिलियर हो जाओगे और जो सेंटेंसेस हैं उनसे फेमिलियर, तो फिर एक्ट 2 से हम लोग जो है अपनी पेस पकड़ लेंगे। और बस तो फिर यार इतना ही है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जब तक के लिए यार खुश रहो, मुस्कुराते रहो और बाय बाय।